हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कृष्ण एज वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और अब हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 में भूगोल में चौथा चैप्टर है। नई किताबों में तीसरा है क्योंकि सिलेबस का रेशनलाइजेशन हो गया है। तो नई किताब में तीसरा है मानव विकास और पुरानी किताबों के हिसाब से चौथा है। एनसीईआरटी के हिसाब से कौन सा है? चौथा है मानव विकास। अगर हम मानव विकास की बात करें तो मानव विकास किस प्रतिपादक प्रतिपादक कौन है? डॉक्टर महबूब उल हक। कौन है? महबूब उल हक। मानव विकास सूचकांक या मानव विकास की अवधारणा देने वाले जो व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर महबूब उल हक। कहाँ के निवासी थे? पाकिस्तान के। कहाँ के निवासी थे? पाकिस्तान के रहने वाले थे। मानव विकास की बात करें, अब हम थोड़ा सा ब्रीफली ये देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। हम बात करेंगे मानव विकास के घटकों की। तो मानव विकास के घटक हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधनों तक पहुंच। फिर हम बात करेंगे मानव विकास के स्तंभों की। स्तंभ है समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण। ये मानव विकास के स्तंभ है। फिर मानव विकास के उपागमों की बात करेंगे। आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। फिर हम मानव विकास सूचकांक की बात करेंगे। मानव विकास सूचकांक में देशों का वर्गीकरण किया गया है 4 पार्ट के अंदर। अति सूचकांक वाले देश, उच्च सूचकांक वाले देश, मध्यम सूचकांक वाले देश और निम्न सूचकांक वाले देश। मानव विकास सूचकांक देशों द्वारा अर्जित स्कोर के आधार पर दिया जाता है। किसके आधार पर? अर्जित स्कोर के आधार पर। ये स्कोर होता है 0 से लेकर 1 तक, 1 के बीच। 0 से लेकर 1 के बीच होता है। जो 1 के नजदीक जितना होगा उतना ही वो उसका मानव विकास का स्तर ऊंचा होगा, और जितना कम होगा मानव विकास का स्तर भी क्या होगा? कम होगा। चलिए आगे देखते हैं हम इसमें विकास और वृद्धि में अंतर क्या है। अगर हम विकास की बात करें तो हम जानते हैं कि किसी भी चीज में सकारात्मक वृद्धि होगी तो ही वो विकास कहलाएगी। कैसी वृद्धि? सकारात्मक वृद्धि होगी तो ही क्या होगी? विकास होगी। नकारात्मक वृद्धि होती है तो विकास नहीं होती है। देखो, वृद्धि के समय के संदर्भ में मात्रात्मक एवं मूल निरपेक्ष परिवर्तन को सूचित करती है। वृद्धि क्या करती है? समय के संदर्भ में मात्रात्मक एवं मूल्य निरपेक्ष परिवर्तन को सूचित करती है। यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। हमने कहा वृद्धि कैसी हो सकती है? धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। अगर धनात्मक है तो वो विकास कहलाएगी और ऋणात्मक है तो वो विकास नहीं कहलाएगी। फिर विकास की बात करें तो विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है। कैसे? गुणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक मतलब सकारात्मक परिवर्तन से है जो मूल्य सापेक्ष होता है। कैसे होता है? मूल्य सापेक्ष होता है। विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में सकारात्मक वृद्धि ना हो। हमने कहा कि वर्तमान दशाओं में यदि सकारात्मक वृद्धि नहीं है तो वहां पर विकास नहीं होगा। यह गुणात्मक एवं पूर्ण सकारात्मक परिवर्तन की सूचक होती है। वृद्धि क्या होती है? गुणात्मक एवं पूर्ण सकारात्मक परिवर्तन की सूचक होती है। और विकास कब तक नहीं होगा? जब तक कि वर्तमान दशाओं में सकारात्मक वृद्धि न हो। मानव विकास की बात करें तो मानव विकास की अवधारणा जिन्होंने दी थी वो कौन थे? डॉक्टर महबूब उल हक। कहाँ के रहने वाले थे? भिखारी पाकिस्तान के। कहाँ के रहने वाले थे? भिखारी पाकिस्तान के। इन्होंने एक भारतीय का सहारा लिया। कौन थे? डॉक्टर अमर्त्य सेन। कौन थे? डॉक्टर अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को पहले भारतीय थे जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन? डॉक्टर अमर्त्य सेन। डॉक्टर अमर्त्य सेन और डॉक्टर महबूब उल हक ने मिलकर मानव विकास की अवधारणा दी थी। लेकिन प्रतिपादक की बात करें तो केवल किसका नाम आएगा? डॉक्टर महबूब उल हक की। ये क्या कहते हैं? मानव विकास का अभिप्राय ऐसे विकास से है जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है। किसमें वृद्धि करेगा? विकल्पों में वृद्धि करेगा। किस? लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है। किसमें वृद्धि करता है? विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लेकर आता है। क्या लेकर आता है? जीवन में सुधार लेकर आता है। तो उन्होंने कहा कि मानव विकास के अभिप्राय ऐसे विकास से हैं जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करे और उनके जीवन में सुधार लाए। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकें।
क्या ऐसी दशाएं उत्पन्न करना जिनमें लोग सार्थक जीवन जी सके, लोगों के विकल्प में वृद्धि करें, उनके जीवन में सुधार लाए। तो वही क्या है, मानव विकास कहलाता है। किसके अनुसार? डॉक्टर महबूब हुलक के अनुसार। क्या कहा डॉक्टर महबूब हुलक ने कि मानव विकास का अभिप्राय ऐसे विकास है जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करे, जीवन में सार्थक सुधार लेकर आए। क्या लेकर आए? सार्थक सुधार लेकर आए। और विकास का जो मूल उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि ऐसी दशाओं को उत्पन्न करे जिसमें कोई व्यक्ति एक सकारात्मक या सार्थक जीवन क्या कर सके, व्यतीत कर सके। मानव विकास के 4 स्तंभ है। मानव विकास के स्तंभ कितने हैं? 4। समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। कौन कौन से हैं? समता है, सतत पोषणीयता है, सतत पोषणीयता है, उत्पादकता है और सशक्तिकरण है। क्या है? सशक्तिकरण। ये मानव विकास के 4 स्तंभ है। समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। अगर हम समता की बात करें तो समता का मतलब क्या है कि उपलब्ध अवसरों में, किसमें? उपलब्ध अवसरों में प्रत्येक व्यक्ति को समान भागीदारी मिलना ही समानता है। समता बोले चाहे इसको बोल दे क्या, समानता बोल दे। क्या बोल दे? समानता बोल दे, बात एक ही है। तो जितने भी अवसर उपलब्ध है उसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी हो, वही क्या कहलाती है? समानता। लोगों को उपलब्ध अवसर, लिंग, प्रजाति, आय, ये तो सारी दुनिया में है, ठीक है। यानी लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति और आय के भेदभाव के बिना उपलब्ध होने चाहिए। और अगर भारत के संदर्भ की बात करें तो जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए। भारत में ये तो होंगे लेकिन साथ में क्या होना चाहिए? जाति के भेदभाव के विचार के बिना अवसर की प्राप्ति होनी चाहिए। तो उसे हम बोलेंगे क्या? समता। अगर समता होगी तो ही मानव विकास संभव होगा। सतत पोषणीयता की बात करें, सतत का मतलब होता है लगातार, और पोषण का मतलब है कि हमें वो चीजें मिलनी चाहिए जो हमें जरूरी है। सतत पोषणीयता का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता है। सतत पोषणीयता का अर्थ अवसरों की, इसकी अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। प्रत्येक पीढ़ी को क्या मिले? समान अवसर मिले। भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखकर पर्यावरणीय, वित्तीय और मानव संसाधनों का उपयोग करना भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखकर पर्यावरणीय, वित्तीय और मानव संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। इनमें से किसी भी संसाधन का दुरुपयोग भावी पीढ़ी के लिए अवसरों को कम करेगा। सतत पोषणीयता का मतलब क्या है कि जो अवसर हमें उपलब्ध है वो अवसर लगातार बने रहे, वह सतत पोषणीयता है। इसके अलावा जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उन संसाधनों का दोहन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि वो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे और भविष्य के लिए भी क्या, भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बने रहे। उसको बोलेंगे क्या? सतत पोषणीयता। अगर हम इन संसाधनों का विदोहन करते हैं यानी गलत तरीके से अतिदोहन करते हैं तो ये अवसरों को क्या करेगा? कम कर देगा। अवसरों को क्या कर देगा? कम कर देगा। फिर बात करें हम उत्पादकता की। किसकी बात करें? उत्पादकता की। उत्पादकता का मतलब यहां पर किसी चीज के उत्पादन से नहीं है बल्कि व्यक्ति के श्रम के उत्पादन से है कि हम किसी व्यक्ति से एक अच्छा कार्य कैसे करवा सकते हैं। तो देखिए यहां उत्पादकता शब्द का प्रयोग मानव श्रम की उत्पादकता के संदर्भ में किया जाता है। उत्पादकता शब्द का प्रयोग मानव श्रम की उत्पादकता के संदर्भ में किया जाता है। लोगों को समर्थ और सक्षम बनाकर मानव श्रम की उत्पादकता को निरंतर बेहतर बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? लोगों को समर्थ बनाए और सक्षम बनाकर क्या कर सकते हैं? मानव श्रम की उत्पादकता को बेहतर, निरंतर बेहतर, लगातार बेहतर बनाना चाहिए। लोगों के ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास तथा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने से उनकी कार्य क्षमता बेहतर होगी। उत्पादकता का मतलब क्या है कि हम व्यक्ति से अधिक कार्य कैसे करवा सकते हैं। तो हम उसके लिए लोगों को समर्थ बनाएंगे, सक्षम बनाएंगे ताकि उनकी उत्पादकता लगातार बेहतर होती जाए। उनके ज्ञान को बढ़ाएंगे और प्रयास करेंगे कि बेहतर चिकित्सा सुविधा उनको मिलेगी तो उनकी कार्य क्षमता बेहतर हो जाएगी। फिर बात करें सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का तात्पर्य आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को हर तरीके से समर्थ बनाना है।
आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को हर तरह से समर्थ बनाना, जिससे वे विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र हो, उसे ही क्या बोलेंगे, सशक्तिकरण। तो ये 4 स्तंभ थे मानव विकास की। कौन कौन से थे? कौन कौन से थे? समता, समता, सतत पोषणीयता, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, सशक्तिकरण। ये मानव विकास के 4 स्तंभ है, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। आगे देखें मानव विकास का मापन, कि मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है। देखो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कहता है इस मामले में, कि मानव विकास लोगों के विकल्पों को विकसित व परिवर्धित करने की प्रक्रिया है। क्या करेगा? विकसित व परिवर्धित करने की प्रक्रिया है। क्या? मानव विकास। मानव विकास सूचकांक की बात करें तो मानव विकास सूचकांक क्या करता है? ये विकास के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर देशों का क्रम निर्धारण करता है। यानी विकास के स्तर पर देशों का जो क्रम निर्धारण है वही मानव विकास सूचकांक कहलाता है। मानव विकास सूचकांक किन आधारों पर किया जाता है? मानव विकास सूचकांक यानी मानव विकास के लिए कौन से आधार हैं जिनका आधार जिनका विश्लेषण करके किसी देश का क्रम निर्धारित किया जाता है या मानव विकास के स्तर को निर्धारित किया जाता है। तो उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। कौन कौन से? स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। अगर देशों के स्कोर की बात करें तो वो 0 से 1 होता है। मानव विकास सूचकांक में देशों को स्कोर दिया जाता है और वो कितना होता है? 0 से 1 के बीच में। कितना होता है? 0 से 1 के बीच में होता है। मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचक व आधार क्या क्या है? हमने कहा मानव विकास किन आधारों पर दिया जाता है? स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। अगर स्वास्थ्य का मूल्यांकन, पहला है सूचक इसका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को सूचक माना जाता है। क्या माना जाता है? जन्म के समय क्या माना जाता है? जीवन प्रत्याशा को सूचक माना जाता है। उच्च जीवन प्रत्याशा का अर्थ, उच्च जीवन प्रत्याशा का अर्थ है लोगों के पास अधिक लंबा व स्वस्थ जीवन जीने के अधिक अवसर है। क्या है? अधिक अवसर है। स्वास्थ्य का मतलब क्या है कि अगर जीवन प्रत्याशा उच्च है तो वहां मानव विकास भी कैसा होगा? उच्च। और जितना कम जीवन प्रत्याशा होगी वहां पर मानव विकास भी क्या होगा? कम होगा। और ये बताएगा वहां किसी देश की स्वास्थ्य सेवाओं को कि उनका स्तर क्या है। फिर बात करें दूसरा जो इसका आधार है वो है शिक्षा। इसमें 2 चीजें, प्रौढ़ साक्षरता दर यानी वयस्कों में साक्षरता की क्या दर है, और सकल नामांकन अनुपात। क्या है? सकल नामांकन अनुपात। देखो प्रौढ़ साक्षरता दर, जितने भी युवा लोग हैं, वयस्क व्यक्ति हैं, उनमें ही साक्षरता का दर प्रौढ़ साक्षरता दर कहलाती है। साक्षरता का अनुपात क्या कहलाएगा? प्रौढ़ साक्षरता दर। और स्कूल जाने वाले बच्चों की आयु वर्ग जो है, स्कूल जाने वाले बच्चों की जो आयु वर्ग है, उस आयु वर्ग में जितने बच्चे स्कूल गए हैं उनका जो अनुपात है वो शिक्षा के स्तर को प्रदर्शित करते हैं। यदि अनुपात, सकल नामांकन अनुपात अधिक है तो मानव विकास भी क्या होगा? अधिक। और ये भी अधिक है तो मानव विकास अधिक होगा। अगर इनमें कमी आती है तो मानेंगे कि उस देश में शिक्षा का स्तर बहुत कम है, और बहुत कम है तो मानव विकास भी वहां पर क्या होगा? कम होगा। तो प्रौढ़ साक्षरता दर व सकल नामांकन अनुपात शिक्षा को प्रदर्शित करते हैं, जिसे पढ़ लिख सकने वाले वयस्कों की संख्या व विद्यालय में नामांकित बच्चों की संख्या से ज्ञात किया जाता है। तीसरा जो इसका आधार है वो है संसाधनों तक पहुंच। कौन सा है? संसाधनों तक पहुंच। संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति के संदर्भ में मापा जाता है। किसके संदर्भ में? क्रय शक्ति के संदर्भ में मापा जाता है। इनमें से प्रत्येक आयाम को 1/3 अंक भारिता दी जाती है। 1/3 अंक भारिता दी जाती है। और मानव विकास सूचकांक इन सभी आयामों को दिए गए अंकों का कुल योग होता है। क्या होता है? जो मानव विकास सूचकांक होता है वो इन तीनों आयाम कौन कौन से? स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। इन प्रत्येक के लिए कितने नंबर दिए जाएंगे? 1/3। यानी 3 है तो सबके लिए 1 नंबर होगा। स्कोर कितना मिलेगा? 0 से
1 के बीच, 0 से 1 के बीच में। मानव गरीबी सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक और मानव विकास सूचकांक से संबंधित। मानव गरीबी सूचकांक किससे संबंधित है? मानव विकास सूचकांक से। यह सूचकांक मानव विकास में कमी दिखाता है। मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास में कमी मापता है। क्या मापेगा? कमी मापता है। किसी प्रदेश के मानव विकास में कमी दर्शाने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रह पाने की संभावना पहला कारक है। कौन सा कारक है? पहला। प्रौढ़ निरक्षरता दर, ये दूसरा कारण है। स्वच्छ जल तक पहुंच न रखने वाले लोगों की संख्या, ये तीसरा कारक है। और अल्प भार वाले छोटे बच्चों की संख्या, ये चौथा कारक है। तो किसी प्रदेश में मानव विकास में कमी दर्शाने वाले कारक के तत्व को या आयाम कौन कौन से हैं? तो 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रह पाने की संभावना, प्रौढ़ निरक्षरता दर, स्वच्छ जल तक पहुंच न रखने वाले लोगों की संख्या और अल्प भार वाले छोटे बच्चों की संख्या। अल्प भार मतलब जिनका वजन कम होता है। फिर तुलनाओं की बात करें कि देशों की तुलनाएं किस आधार पर की जाती है, तो हम देशों की तुलनाएं उनको मानव विकास सूचकांकों के आधार पर दिए गए अंकों यानी स्कोर के आधार पर की गई है। तो बड़े देश जो क्षेत्रफल में हो चाहे जनसंख्या में बड़े हो, उनके मुकाबले छोटे देशों का मानव विकास में स्तर काफी ज्यादा रहा है। जैसे श्रीलंका, त्रिनिदाद टोबैगो, इन देशों का जो मानव विकास सूचकांक है वो भारत से बेहतर है। वैसे अगर भारत में राज्य की बात करें, जो केरल छोटा देश है, वहां प्रति व्यक्ति आय भी कम है, लेकिन वो बड़े राज्यों से गुजरात, पंजाब से बेहतर स्थिति में है। अर्जित स्कोर के आधार पर देशों का वर्गीकरण, हमने कहा अर्जित स्कोर कितना होगा? 0 से लेकर 1 के बीच में, 0 से लेकर 1 के बीच में। ठीक है, तो 1 के पास जितना होगा वो उतना ही क्या होगा? उच्च स्तर होगा, और 0 के नजदीक जितना होगा वो उतना ही क्या होगा? निम्न स्तर होगा। तो इस आधार पर, स्कोर के आधार पर क्या किया है? देशों का वर्गीकरण किया है। कितने वर्गीकरण किए? 4, 1, 2, 3 और 4। पहले में है अति उच्च, कौन सा है? अति उच्च। अति उच्च में 0 से लेकर 800, क्या 0.800 से ऊपर अगर किसी का स्कोर आता है, 0.800 से ऊपर का स्कोर आता है, तो वो अति उच्च मानव विकास वहां पर माना जाएगा, और अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों में वो आते हैं। वर्तमान में 59 देश ऐसे हैं, 59 देश ऐसे हैं जिनका मानव विकास अति उच्च है। और उच्च मानव विकास सूचकांक वाले जो देश है, उनका जो स्कोर है वो 0.701 से लेकर 0.799 के बीच में होता है। वर्तमान में 53 देश इसमें। कितने देश है? 53। मध्यम की बात करें तो मध्यम सूचकांक वाले देशों में 0.550 से लेकर 0.700 के बीच होता है, और इसमें 39 देश हैं। और निम्न देशों की बात करें तो निम्न मानव विकास वाले देश हैं, उनका जो मानव विकास सूचकांक का स्कोर है वो 0.549 से नीचे होता है। और दुनिया के 38 देश ऐसे हैं। कैसे? 38 देश ऐसे हैं। तो ध्यान रखो, जिस देश ने अपने सामाजिक स्तर में, सामाजिक खंडों में जितना निवेश किया है, निवेश यदि अधिक किया है तो मानव विकास का क्या होगा? ऊंचा होगा। और यदि निवेश क्या है? कम है, तो मानव विकास उसका क्या हो जाएगा? कम। मानव विकास क्या होगा? उसका कम हो जाएगा। मानव विकास क्या हो गया? उसका कम हो जाएगा। मानव विकास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर मानव विकास सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाले 10 देशों की हम बात करें जो हमारे यहां पर है, तो ध्यान रखो, पहले नंबर पर है नॉर्वे, फिर स्विट्जरलैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, हांगकांग, स्वीडन, सिंगापुर और नीदरलैंड। ठीक है, तो इसके लिए छोटी स्ट्रिक बनाए, नास आजा हसिनी, नास आजा हसिनी। ना से बनेगा नॉर्वे, ना से बनेगा नॉर्वे, स से बनेगा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है, और डबल ए है तो एक से बनेगा ऑस्ट्रेलिया, एक से बनेगा ऑस्ट्रेलिया, दूसरे से बनेगा आयरलैंड, क्या बनेगा? आयरलैंड। जैसे बनेगा जर्मनी, ऐसे बनेगा आइसलैंड,
आइसलैंड, ऐसे बनेगा हांगकांग, हांगकांग, और से बनेगा स्वीडन, से क्या बनेगा स्वीडन, स्वीडन, सी से बनेगा सिंगापुर, सी से बनेगा सिंगापुर, और नी से बनेगा नीदरलैंड। कौन सा बनेगा नीदरलैंड। तो ये सर्वोच्च उच्च मूल्य वाले सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश हैं। पहले स्थान पर कौन सा है नॉर्वे, कौन सा है नॉर्वे। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर समाप्त होता है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।